गुड इवनिंग एवरीवन। तो उस वीडियो में कुछ छूट गया था जो कि आज हम पूरा कर देंगे। तो उसमें कुछ प्रॉब्लम आ गई थी, तो आज हम लोग उसको कवर करते हैं। तो जो पढ़ने वाला आज है, दांत के बारे में पढ़ना था, है ना। तो ये क्या पढ़ा रहे थे हम कि मुख वाला जो था वो ख़त्म हो गया था। मतलब कि हम जानते हैं कि भोजन मुख्य गुहिका के द्वारा शरीर के अंदर जाता है, जिसे हम अंतर्ग्रहण करते हैं। भोजन को शरीर के अंदर करना ही अंतर्ग्रहण कहलाता है। बात इसके हम कर ली थे। अब बात होती है दांत। दांत के कितने प्रकार हैं तथा दांत के क्या काम होते हैं, है ना। तो ये सब पढ़ाई करना, मतलब कि दांत का जो प्रकार 4 प्रकार के होते हैं, ठीक है। तो ये सभी दांत कौन कौन से प्रकार हैं, आप वीडियो स्टॉप करके नोट कर लीजिएगा, ताकि कोई भी डाउट होगा तो आप पूछ सकते हैं। तो दांत के कितने प्रकार हैं? 4। कृतक, रदनक, अवर्नक, चौरनक। तो इन सभी दांत का अलग अलग काम होता है। ये नहीं कि जो ये काम करता है सो ये भी नहीं, सबका अलग अलग काम होता है। जैसे कि अगर जो कृतक, दांत का जो आगे वाला भाग होता है उसे हम कृतक कहते हैं। रदनक फिर यहाँ अवर्नक और चौवर्णक, लास्ट वाला को चौवर्णक कहते हैं। तो कृतक का काम क्या होता है पता है? कृतक यहाँ पे मैं लिख देता हूँ शॉर्ट में। फर्स्ट का काटने का काम होता है, दूसरा फाड़ना, तीसरा चबाना, है ना। और इसका भी चबाना होता है, बस थोड़ा सा इसमें डिफिकल्ट है। तो क्या होता है ना कि जब हम भोजन को लेते हैं, जैसे कि अगर भोजन जो उसको काटते नहीं ना बल्कि उसको चबाते हैं, तो भोजन का जो काम होता है ना, दांत का सबसे लास्ट भाग में होता है, वर्णक और चवर्णक में। मीन्स यहाँ पे काम होता है, ये दोनों भाग में, ना कि यहाँ। जब मान लो हम लोग अमृत खाते हैं तो दांत का आगे भाग काम करता है। जब कोई चीज़ को फाड़ते हैं मुंह के सहायता से, जैसे कि मांस वगैरह, तो दांत का जो ये भाग होता है ना, ये भाग काम करता है उस टाइम। किनारे वाला इसका जो रहेगा, तो ये थोड़ा सा नुकीली टाइप की, इस तरह टाइप का बना रहता है। इस तरह मतलब फाड़ने का काम करता है कोई भी चीज़ को जो हम खाते हैं। इसका काम काटने का होता है, कृतक का, रदनक का, फिर फाड़ने का, अवर्णक चबाने का, और चौवर्णक का भी चबाने का। इसमें थोड़ा सा अलग है। तो ये दांत का काम होते हैं। क्या क्या काम होते हैं? दांत के कितने प्रकार हैं? 4। बात समझ में आ रही ना। ये सब भोजन में प्रक्रिया होती है। फिर मुंह से एक और रस निकलता है, जिसे हम लोग अभी हम पढ़ते हैं थोड़ा सा। इसको यहाँ पे आप नोट कर लिए ना, तो आप इसे नोट कर लीजिए। हम इसको मिटा देते हैं, ठीक है ना। वीडियो स्टॉप करके नोट करिएगा। तो बात कर लेते हैं, जब दांत की बात हो गई तो अब जीवा की बात करते हैं। जीवा, ठीक है ना। तो ये है जीवा। अब इसमें क्या होता है ना, ये भी इसका काम क्या होता है? पहला नंबर स्वाद को चखने का काम करता है। स्वाद, जिससे इसी से पता चलता है कि भोजन खट्टा है, मीठा है, तीता है, क्या है, इसी से पता चलता है। जीव का काम होता है। आप दांत से नहीं पता कर सकते कि भोजन मीठा या तीता है, खट्टा है। तो ये पहचानने का काम करता है, भोजन का स्वाद पता करने का काम करता है, तो जीव करता है। इसके जीव जो होता है ना, ऊपरी परत पर वो छोटा छोटा संरचना बना रहता है एकदम, जिसे हम रसांकुर कहते हैं शायद। छोटा छोटा, पूरा छोटा छोटा रहता है। बात समझ में आ रही ना? पूरा छोटा छोटा रहता है। यही काम होता है, इनका काम होता है वही दांत। मतलब कि पहला नंबर तो ये भोजन को उलटने पलटने का काम करते हैं। भोजन जो जब हम चबाते हैं तो भोजन क्या करता है? उलटता पलटता है। जीव का काम होता है, जीव का। साथ में ये क्या करता है कि जो हमारे मुंह से निकलने वाला लाला रस है, उसे मिलाने का भी काम करता है। लाला रस अगर मिलता है तो भोजन में जो भी कार्बोहाइड्रेट उपस्थित होते हैं उनका अनुमानसिक पाचन होता है। मतलब पूर्ण पाचन नहीं होता है, कुछ ही पाचन होता है कार्बोहाइड्रेट का, ठीक है ना। तो जो लाला रस निकलता है वो भोजन को पचाने का काम करता है। मीन्स उसमें भोजन में उपस्थित कार्बोहाइड्रेट को पचाने का काम करता है। और साथ में वो भोजन को गिल्ला कर देता है। गिल्ला क्यों करता है? ताकि अगर वह भोजन गिल्ला रहेगा
तो आप देखेंगे डायग्राम में किस तरह का जो ग्रासिका बना रहता है ना। तो मैं यहाँ से बता रहा हूँ। तो भोजन अगर गिल्ला होता है तो वो आसानी से ग्रासिका के माध्यम से नीचे आता है। अगर भोजन गिल्ला नहीं होता है तो उसको आमाशय तक पहुँचने में प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। इसलिए वह जो मुंह से निकलने वाला लाला रस एक तो आपको कार्बोहाइड्रेट का आनुवांशिक पाचन करता है और साथ में उसमें मिल जाता है, घुल जाता है, ताकि भोजन गिल्ला हो जाए और फिर ग्रासिका से आसानी से, ग्रासिका के माध्यम से वो आसानी से पहुंच सके। तो ये होता है एंजाइम का भी काम होता है, भोजन को गिला करना तथा कार्बो। मैं इसका नोट कर देता हूँ, ठीक है ना। 1 सेकेंड, आप इसका डायग्राम बनाइए, वीडियो स्टॉप करके और फिर हम इसको मिटा देते हैं। तो जो फर्स्ट मतलब कि हम बता रहे थे जीव का काम ना, दांत का पहले लिख लेते हैं, फिर दांत का कार्य। अब इसका क्या कार्य होता है भाई? भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में बांटना। भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में बांटना, ये भोजन को छोटा छोटा करता है, ना कि बड़ा करता है। अजीब का क्या काम होता है? इसका काम होता है भोजन को पलटना, गिल्ला करना, तथा लाला रस को मिलाना। तो ये जो लाला रस जिसमें निकलता है तो क्या होता है ना कि भोजन को गिल्ला करता है और भोजन पलटने का काम जीव करता है। सबसे बड़ी भूमिका का काम जीव का होता है, फिर पलटता है, फिर जीव के थ्रू ही मतलब भोजन जो है शरीर के अंदर, मुंह के थ्रू शरीर के अंदर भोजन चला जाता है, जिससे कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है। ताकि भोजन गिला रहता है तो आसानी से वह शरीर के अंदर जाता है। तो जो जो टॉपिक होना था वो हम कर रहे हैं। अब भोजन के नली की बात करते हैं, तो चलिए, है ना, ग्रासिका का। तो आप इसे नोट कीजिए वीडियो स्टॉप करके, ठीक है ना। तो मैं इसे मिटा देता हूँ। तो अब जो अगला टॉपिक है ना वो है भोजन नली ग्रासिका। तो ये थोड़ा सा है, मैं इसका सिर्फ फिगर ड्रॉ कर रहा हूँ। भोजन नली का, ठीक है ना। तो ये है मेरा फिगर भोजन का ग्रासिका। तो ये है ग्रासिका, ये अमाशय है, ठीक है ना। इसके जो नीचे है ना ये अमाशय है, ग्रासिका। तो ग्रासिका का काम, जैसे भोजन जब इधर से आता है तो ये भोजन का फिगर है। ये भोजन ये जब सिकुड़ता है फिर फूलता है, तो फूलता है तो भोजन आसानी से नीचे आता है, जब सिकुड़ता है तो फिर नहीं ना आता है। तो लाइन बाय लाइन मतलब कि फूलने से भोजन जो है आसानी से नीचे पहुंच जाता है। और इसका जो आकार है ना अमाशय का, आप इसे कहीं भी नोट कर लीजिएगा। अमाशय का आकार यू आकार का होता है।
यू आकार का होता है। तो ये है, इसमें कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब अमाशय, ठीक है, तो ये डायग्राम आप बना लीजिएगा किताब से, मैं इसको समझाने के लिए। तो यहाँ पे बात हो रही थी भोजन नली मतलब ग्रासिका का, तो ये ग्रासिका का फिगर ये अमाशय में पहुँच जाता है, फिर अमाशय क्षुद्रांत में पहुँच जाता है, मतलब छोटी आंत में पहुँच जाता है, ठीक है ना। तो आप इसे नोट कर लीजिए, फिर आगे हम लोग चलते हैं अमाशय में। तो आप ये मैं ही रहने देता हूँ। तो अब बात आती है अमाशय का। थोड़ा सा मैं इंक डाल देता हूँ। तो अमाशय, तो अमाशय का जो आकार होता है वो बहुत मतलब यू आकार का होता है अमाशय। मैं इसको आप डायग्राम में इसको मिटा देता हूँ, है ना। तो अमाशय के बारे में लिख रहे हैं। तो इसका तो पहले हम लिखते हैं अमाशय का आकार यू आकार का होता है। इसमें हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो है ना स्रावित होता है, ठीक है, तथा इसमें हाइड्रो स्रावित होता है। इसके सिवा और कुछ बस, इसमें हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कहाँ से स्रावित होता है, तो अमाशय से। एक नंबर में भी पूछ सकता है कि अमाशय से निकलने वाला, हाँ, अमाशय से कौन सा अम्ल निकलता है, तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। या तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कहाँ से निकलता है, तो अमाशय से निकलता है, ठीक है ना। तो इससे निकलता है, फिर क्या होता है, वो इस बहुत छोटा छोटा टॉपिक है, थोड़ा थोड़ा सा रहता है। जो इसका फिगर बनाए थे ना, तो ये जो इस तरह था, तो यहाँ जहाँ भोजन आता था तो ये इस तरह का होता था, ये ऐसा हुआ और ये ऐसा। तो यहाँ जब भोजन आया तो ऐसे, और फिर यहाँ पे भोजन। तो ये क्या होता है कि जब भोजन आता है तो ये फूल जाता है, और फिर भोजन जब नहीं आता तो फिर सिकुड़ जाता है, फिर ये अमाशय में पहुँच जाता है। तो यहाँ से हाइड्रोक्लोरिक, अब इसकी भित्ति से स्रावित होता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल अगर स्रावित होता है तो इसके अंतःग्रंथ मतलब जो अमाशय का भित्ति होती है, भित्ति मतलब समझ में आ रहा है ना, दीवाल, अगर लैंग्वेज में समझे तो भित्ति से स्रावित होता है। तो आगे हम लोग और कुछ इसके बारे में कुछ नहीं, बस थोड़ा थोड़ा टॉपिक था, ठीक है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल क्या करता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भोजन में उपस्थित जीवाणु को नष्ट करता है। जीवाणु को नष्ट करता है, ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का। जैसे कि भोजन में अगर किसी कारणवश अगर गलती से अगर कोई जीवाणु चला गया, जैसे कि भोजन में हो सकता है बहुत सारे ऐसे विषाणु भी होते हैं, तो वो अमाशय में जाता है, और वो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल वहाँ से निकलने का यही कारण होता है कि जो भोजन में जीवाणु है, जो बेकार जीवाणु है, जीवाणु तो बेकार ही होते हैं, बाकी सूक्ष्म जीव अच्छे और बुरे दोनों होते हैं, लेकिन जीवाणु जो होते हैं ना, उसको मारने का काम करता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो ये बात समझ में आ रही है। अब हम लोग का अगला जो टॉपिक है क्षुद्रांत।
तो चलिए क्षुद्रांत हम लोग थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद एक और टॉपिक रहेगा, उसको हम लोग फिर कवर करेंगे। ठीक है, तो बेहद ही वो भी है। तो चलिए हम लोग पहले क्षुद्रांत कवर करते हैं। इसको हम मिटा देते हैं, नोट कर लीजिएगा, वीडियो स्टॉप करके। तो अब बात आती है क्षुद्रांत की। तो इसके बारे में भी समझना इम्पोर्टेंट होता है, तो अब हम लोग इसको समझते हैं। तो क्षुद्रांत, इसे आप छोटी आंत कहते हैं। इसकी लंबाई 7.5 मीटर है तथा इसमें इसके भीतर से भी कुछ रस स्रावित होते रहते हैं। तो यकृत के बारे में भी जान लेते हैं। यकृत, इसका रंग क्या होता है ना, यकृत। तो जो यकृत होता है ना कि इसका कलर इसका रंग लाल या भूरे होते हैं। तथा उदर में स्पेट दाहिनी ओर स्थित होते हैं। दाहिनी ओर स्थित होते हैं। बात समझ में आ रही है ना। इससे पीत रस निकलता है, जिसे हम पित्ताशय भी कहते हैं। पीत रस क्या करता है, भोजन को पचाने में सबसे बड़ी भूमिका निभाता है। पीत रस का काम होता है, याद रखिएगा। तथा इससे पित्त रस स्रावित होता है। इसे पित्ताशय कहते हैं। ये भोजन को पचाने का काम करता है, ताकि भोजन आसानी से पच सके। अब थोड़ा सा अग्नाशय के बारे में समझते हैं। अग्नाशय है ना, थोड़ी सी प्रॉब्लम आती रहती है, थर्ड में आता है। अग्नाशय क्या है ना, इसका रंग हल्का पीला होता है। हल्का पीला, क्या लिखा है, पीले रंग की बड़ी ग्रंथियां हैं। ग्रंथि है। आमाशय के नीचे स्थित होता है। बात समझ में आ रही ना, या नीचे जो स्थित होता है
तो अग्नाशय इसका जो रंग होता है हल्का पीला होता है। बड़ी ग्रंथि है, अमाशय के नीचे, अग्नाशय अमाशय के नीचे स्थित होता है, ठीक है ना। अग्नाशय की रस कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन पर क्रिया करता है तथा कार्बोहाइड्रेट और शर्करा को ग्लूकोज में परिवर्तन कर देता है। तो ये टॉपिक था। सो ये वीडियो यहीं तक रहता है। फिर अगला जो वीडियो रहेगा उसमें हम लोग कवर करेंगे क्षुद्रांत में अवशोषण, ठीक है। तो आप इसे नोट कर लीजिएगा वीडियो स्टॉप करके। तब तक के लिए बाय। कोई भी डाउट होगा तो आप लोग नीचे दिए हुए कॉन्टैक्ट नंबर पर पूछ सकते हैं।